नमस्कार सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रजनी गुप्ता का लिखा उपन्यास किशोरी का आसमां का तीसरा भाग लेकर। उसे वहाँ रहना ही नहीं है, क्या मतलब है बापू की इस बात का? तो क्या हमें यही मायके में ही तार जिंदगी रहना पड़ेगा? लेकिन शादी के बाद तो लड़कियों का घर ससुराल हो जाता है। हमारी तमाम सहेलियाँ तो शादी के बाद साल में एक आध बार ही मायके आ पाती हैं। बरामदे के दाईं तरफ बने मंदिर के सामने पूजा करती किशोरी के मन में विचित्र किस्म की उथल पुथल मची हुई थी। सो विधिवत पूजा में मन एकाग्र नहीं हो पाया, बल्कि 22 और बापू की बातों की रील उल्टी घूमने लगी। न दुकान अपनी, न घर द्वार अपनों, तो इतेक गरीबी में काय पटक रही। अपनी इकलौती बिटिया खों तय का जाने इतेक अकल है तो है। अरे मूर्ख लड़का तो है, अन पढ़ो लिखो और होशियार, देखबे भालवे में अच्छो है, सीधो सज्जन लड़का है। कल जब हम दुकान पर देखबे गए तो लड़का पूरे टाइम अखबार में आंखें गड़ाए रही। इन आँखिन की शर्म देखी जाती, बाके मन में कितेक इज्जत के हमाए लाने। समझी कछु? तय ध्यान से सुन और गुन ले कि हमें तो गरीब घर को लड़का चाहिए, तभी तो वो यहाँ रुपए खो तैयार हो पाए। आई समझ में कछु? उसे वहाँ रहना ही नहीं है। लेकिन बच्ची की तो अभी खेलवे खावे की उम्र है, बियाह की इतेक जल्दी काय मचा रहे। बिहार की इतेक जल्दी काय मचा रहे। उनकी मिमियाती आवाज़ दबाते हुए वे बीच में ही झल्ला पड़े। चुप रहे तू, बड़ा आई समझाने वाली। कितेक ऊंचे और नामी खानदान से रिश्तेदारी है उनकी, तय का जाने ये बड़ी बड़ी बातें। इतेक अकल है तेरे भेजे में। अब तू अपनी चक्कर चक्कर बंद कर और बिहार की तैयारी शुरू कर। इसके बाद भी कोई बोल सकता था भला? संवाद पर पूर्ण विराम ठोक दिया गया। बापू का गणित एकदम साफ था। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास अपनी दुकान, घर या खेती बाड़ी नहीं है। एक क्या, मैं ऐसी कई दुकानें खुलवा दूंगा, लेकिन शर्त एक ही है कि रखूंगा लड़के को अपने पास। किशोरी के सपने को पंख दिए थे लल्लू सुनार ने। उसने बताया, जीजी जीजा बहुत सुंदर हैं, कल देखो हमने। एन खरे गोरे लंबे ऊंचे चौड़ो माथो और बड़ी बड़ी आँखें। वह तो हमेशा कछु न कछु पड़त रत जिज्जी। लेकिन उसके यही सपने उस वक्त हवा में उड़ते दिखे जब उसने अपना पहला डग ससुराल की देहरी पर रखा। यह क्या, ऐसा घर लगा जैसे पैरों तले की ज़मीन हिलने लगी हो। आंखों के सामने अचानक अंधेरा घिरने लगा। वह चक्कर खाकर गिरने को थी, तभी कुछ औरतें उसे संभाल कर भीतर ले आईं। किसी तरह अभी पहली रात निकल पाई कि भोर होते ही चढ़ावे के गहने उतरवा लिए गए। उस दिन गहरा धक्का लगा था उसे। मतलब ये कि चढ़ावे के गहने मांग कर चढ़ाए गए थे। सोचते ही जी घबराने लगता, यानी ससुराल में कुछ भी नहीं है। फिर क्या देखकर शादी की थी यहाँ बापू ने? ससुर ने पैरों के पहनने वाले चांदी के लच्छे तक अपनी बहन से मांगकर चढ़ाए थे। गले का मंगलसूत्र, हाथों के चूड़ा ममिया ससुर से मांगकर चढ़ाए गए थे। यही बातें 4 बार याद आती और कलेजे में आग फूकने लगती। कहाँ हमारे गांव का लंबा चौड़ा घर द्वार, इतना बड़ा आंगन और खूब खुली खुली सी 3-4 छतें, और कहाँ ये लंबी सकरी गली से गुजरकर मिली ये 2 कमरे वाली किराए की कुठरिया। मायके से 20 तोला सोना पहनकर आने वाली किशोरी आंखें फाड़कर ये सब बिटर बिटर ताकती रही। हे भगवान, हमारे इतने व्रत उपवास और पूजा पाठ का ये फल मिला, कैसे कटेगी जिंदगानी यहाँ? सब्र का बांध भरभरा कर गिरने लगा तो वह रोने लगी। उसकी हालत देखकर ससुर ने सास से कहा, तुम अपनी मटर माला पहना दो बहू को। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ऐंठ भरा जवाब तड़ से उनके मुंह पर दे मारा, नहीं, उसे तो हमारी बच्ची पहनेगी। सास का 2 टूक जवाब सुनकर खौल उठी किशोरी। उसे कैसे भी चैन नहीं पड़ रहा था। नाजुक उम्र का ये दौर था, ऐसा ही कि गहने कपड़ों से बड़ी बात और कोई सोचती ही नहीं थी। बस अभी 4 दिन गुजर पाए कि मायके से लेबुआ आ गए और ससुर 2 जोड़ी धोती ब्लाउज ले आए। देखते ही सास ने भवें चढ़ाई, एक जोड़ी बहुत है,
हूँ होगी बड़े घर वाली, मगर मायके से का लाई इतै, अपने सिंगार के गहने गुड़िया के अलावा तो कछु नहीं लाई, कहकर वे दंदनाती हुई भीतर घुस गईं। मायके जाकर बाई बापू से एक ही सबक रटाते, तुम्हें वहाँ रहना ही नहीं है। इसका गूढ़ार्थ तो वह उस वक्त ठीक से नहीं समझ पाई। शायद समझने की ना तो उम्र थी और ना वैसी परिपक्व बुद्धि कि वह ये तय कर सके कि उसके लिए क्या बात भली है और क्या बुरी। लेकिन जल्द ही उम्र की ये नादानी और अलहड़ता को समय सर्प लीलता गया। रह रह तक अंदर ठुकी कील टीस पहुँचाने लगी थी। इतने गरीबी घराने में ब्याह हुआ कि चढ़ावे के सामान मांग कर चढ़ाए गए। बस एक जोड़ी धोती देकर विदा कर दिया। ऊपर से दहेज को लेकर ताने कसने बैठ गई सासू जी। किशोरी ने सब बातें एक एक करके बाई को विस्तार से सुनाई। बाई ने बापू से कहा, बच्ची कुम्हला गई, कैसे लालची सास ससुर मिले, घर में फूटी कौड़ी नैया, कैसे रुपये बच्ची उतय, कितनी बार कहूँ उसे बार रहना ही नहीं है। उन्होंने चश्मे को नाक पर चढ़ाते हुए इतनी जोर से उन्हें डपटा जिसे नीम के पेड़ के तले निबोरियाँ बीनती किशोरी ने भी साफ साफ सुन लिया। गांव लौटते ही किशोरी की पुरानी दिनचर्या शुरू हो जाती। माँ के साथ घरेलू कामकाज निपटाना, ढोरों की देखभाल, खेती बाड़ी का हिसाब किताब। लेकिन इन कामों में खुद को हिलगाए किशोरी के भीतर पति की रसीली बातें मीठा रस घोलती रहती। किशोरी, तुम बहुत दुबली हो गई हो, थोड़ा ज़्यादा खाया पिया करो। ऐ क्या सोचने लगी, पास आओ जरा, बोलती क्यों नहीं? सुन ले कोई। बमुश्किल एक पतली सी आवाज़ गले से निकल पाई। सुनने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नाराज़ हो क्या? देखो घर में फ़िलहाल तो थोड़ी तंगी है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि सब कुछ जमा लूँगा, बस थोड़ा धीरज रखो। अब तो वैसे भी साक्षात लक्ष्मी जो चलकर मेरे घर आई है। फिर उन्होंने मान मनुहार से किशोरी को अपने सीने में भींच लिया तो किशोरी का रुका बांध फच से फूट पड़ा। उसकी हिचकियाँ किसी तरह थमती नहीं तो वे नीचे आकर लोटे से पानी भर लाए और बहुत प्यार से उसकी हथेली थाम कर एक एक बात करीने से समझाते रहे। पूरी रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। उनकी बातें सुनते सुनते लगता जैसे वह गांधी बापू सरीखी किसी विद्वान की बातें सुन रही हो। वह दीदे फाड़ कर उन्हें सुनती रही। किशोरी, तुम्हारा साथ चाहिए मुझे, इस बात की गांठ बांध लेना। और सुनो, माँ की बड़बड़ाने की आदत है, सो उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। समझ रही हो ना? अब क्या बताऊँ तुम्हें, मैं खुद परेशान हूँ इन लोगों से। इन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। अच्छा खासा बीएससी कर रहा था ग्वालियर से, मगर पूरा नहीं होने दिया और बीमारी के बहाने बुलवा लिया मुझे। वे नौकरी के लिए बाहर कतई नहीं भेजना चाहते थे, वरना हम दोनों वहाँ एक शानदार ज़िंदगी बिताते। जानती हो सबसे पहले क्या करता मैं? तुम्हें हाई स्कूल की परीक्षा दिलवाता, खूब पढ़ाता तुम्हें। क्या क्या सपने थे मेरे। लेकिन उसके बाद वे कौन कौन सी कैसी कैसी देश विदेश की बातें सुनाते समझाते रहे। पूरी बातें तो याद हो ही नहीं सकती, कुछ तो समझ में भी नहीं आई। उनकी वे उभरी उभरी आँखें, चौड़ा माथा, छोटी छोटी मूछें याद करके देह में संगीत लहरियाँ सी उठने लगती। उनके लाड़ प्यार का ढंग बड़ा विचित्र था। वे उसे ऐसे निरख परख रहे थे जैसे वह कोई छुई मुई सी गुड़िया हो। उसके छूते ही उफ, उनकी कलाई की वो छुअन याद करके वह दिन में कई बार मुस्करा लेती। उनका मुखड़ा ऐन आँखों के सामने हाजिरी बजाने लगता। नहाने के लिए वह कुएं पर जाती, जहाँ पंपिंग सेट से निकलती पानी की मोटी धार से हौदी भरती थी। उसी में डुबकी लगाकर वह देर तक नहाती, फिर गीले कपड़ों में शिवालय जाकर जल चढ़ाती, तब कपड़े बदल कर घर लौटती। घर पर भी पूजा में मग्न रहती, लेकिन भीतर एक और प्रीतिकर एहसास हर पल जागता रहता। फिर वह पके आम को गुड़ के पानी में निचोड़ कर शरबत बनाती, दलिया के साथ पीती। वह कितनी भी व्यस्त क्यों न रहे, लेकिन मन उचाट और उखड़ा रहता। पति की सूरत हर वक्त आँखों के भीतर नाचती रहती। सो जब जब उदासी और अकेलापन उसके भीतर जगह बनाते। जिज्जी के लिबुआ आए गए, 2-3 जने आए, सब लोग आगे वाले बैठका में बैठे। ढीमर की लड़की गुड्डो किशोरी के पास दौड़ती आई।
और फिर गोबर समेटती बाई साहब को बता गई। दूसरे दिन सुबह से ही विदाई की तैयारियां शुरू हो गई। पंडित जी ने सुबह से 2 बजे तक शुभ मुहूर्त निकाला था, सो सब लोग खान पान की तैयारी में जुट गए। ससुराल के लिए बायना यानी पूड़ियाँ बनवाने के लिए पड़ोस की औरतें इकट्ठी होने लगीं। इधर भीतर औरतों का जमाव बाड़ा था, उधर बाहर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बैठक में आए। मेहमानों के पैर छूकर हाल चाल लेने लगे। थोड़ी देर बाद विदाई की रस्में शुरू होने लगीं। तभी कुसुमा भाभी ने खूंटे पर टंगी ढोलक उतारी और कक्की से बोली, कक्की ने 2-4 बोल गा लो, मौड़ी की पहली विदाई है, अब शुरू करो, तुम तो बहुत आए थे। उन्होंने ढोलक पर थाप देनी शुरू की तो कुसुमा भाभी गाने लगी, जाओ लली तुम फरियो फुलियो, सदा सुहागिन रहियो मेरे लाल। गाने के बोल सुनते ही भाई साहब की गीली आवाज़ सुनाई पड़ी, मोरी बिटिया राजी खुशी रहियो अपने घर। बोलते बोलते वे धोती के किनारे से ढुलकते आंसू पहुँचने लगी। पहले गाने के बोल खत्म होते होते रज्जो जिया ढोलक को अपने घुटनों से दबाते हुए गा उठी, बाबुल भेज रहे परदेस मैया को घर छूट रहो, जब से बेटी भई सयानी, माता पिता को हुई बिरानी, भर भर आए नैन में पानी, छाती फटन लगत है ठेस, छाती फटत लगत है ठेस, बाबुल को घर छूटो मैया, छूटो घर को देश। बूढ़ी कक्की ने पिछौरा उड़ाते हुए किशोरी के सिर पर असीसों के फूल बक्से, बिटिया समारो अपनी हंसी खुशी, बिटिया समारो अपनी घर और हंसी खुशी, जाओ। कहने के साथ वे फुस फुस करके रोने लगी। सामने रहती जिया ने जैसे ही किशोरी को अपने गले से लगाया तो वो जोर से रो पड़ी। तमाम बच्चे उचक उचक कर किशोरी को देखने वहीं आकर खड़े हो गए। आवाज़ें इधर उधर से अभी भी सुनाई दे रही थीं। नेक मूड तो ढाक दे मौड़ी को, अरे दूध को कुल्ला कराए दे कह नहीं, जल्दी से नेक कटोरी भर दूध तो ले आओ आ भीतर से। किशोरी का रोना अभी भी नहीं थम रहा था। तभी बापू छड़ी से ठक ठक करते वहीं आ पहुँचे। काय को रो मत है मोड़ी, आंखें लाल हो गई हैं, महीने भर के भीतर फिर से बुलवा ले हैं। जा रे बिजनंदन, देर मत कर, धूप चढ़न लगी। जाने को तैयार खड़ी बैलगाड़ी में सहारा देकर बिठाया किशोरी को। तभी एक बार फिर से जोरदार रुलाई फूट पड़ी किशोरी की। चल रे बिजनंदन ने बैल को आवाज़ देते हुए अपनी लात से आहिस्ते से बैल की पीठ को छुआ। ठुक ठुक करती कच्ची गलियों को लांघती बैलगाड़ी चल पड़ी। इस वक्त तमाम आवाज़ें पीछे छूट गईं, लेकिन एक आवाज़ किशोरी के भीतर लगातार बज रही थी। कभी उम्मीद, कभी बेचैनी, तो कभी पुलक के सितारे भीतर के अंधियारों में चमचमा उठते। घूंघट डाले किशोरी ने जब दोबारा ससुराल की देहरी पर रखा पैर तो वहाँ आस पड़ोस की स्त्रियां बाहर बाट जो रही थी। सामने रहने वाली शोभा भाभी, कस्तूरी भाभी भीतर जाकर पानी भरा लोटा ले आईं और किशोरी के सिर के ऊपर फेर कर पानी को पिछवाड़े फेंकते हुए रास्ते की अलाए बलाएं फेंक दी। कहाँ है ननद रानी, का बात है? बल्लो ने अपने बाहर की तरफ निकले दांतों को मुस्कान से ढांपते हुए जवाब दिया, जाओ जरा 3-4 गिलास शरबत बना के लाओ भाभी के लाने। मल्लो उठकर भीतर चली गई। तब तक कई लड़कियों ने घूंघट हटाकर किशोरी का मुंह देखना चाहा। चाची बहुत सुंदर हैं तुम, आई तो एन बढ़िया नाक नक्शा है और खूब खरी गोरी हैं। कस्तूरी भाभी ने झटपट उघड़ा घूंघट फिर से नीचे सरका दिया और बुजुर्गियत भरे लहजे में बोली, मुंह ढाके बहू, मोर सी मुँह खोलो बहू, ढोल सी समझी। देखबे भालबे में तो एन नौनी है, लेकिन काम काज में भी एते कई घंट निकरे, तब तो कौनो बड़ाई की बात है। काय कक्की सही के रई के नहीं। सासू जी का चेहरा थोड़ा खिंच गया, लेकिन प्रकट रूप से उन्होंने कुछ बोलते नहीं बना। फिर मुंह फेर कर अंदर चली गईं। बहुत गर्मी है भाई, भीड़ ना लगाओ। शोभा भाभी हाथ में पंखा झलने लगी। तब तक शरबत आ चुका था। सबने शरबत पिया। फिर बिजनंदन पूछने लगा, तो हम जाएं? घूंघट की ओट में से सिर हिलाते हुए किशोरी ने हामी भरी। तभी पीछे से भगवती बाबू जल्दी से बाहर निकले और बिजनंदन के पास आकर बोले, ले रख इसे, रास्ते में कुछ खा पी लेना। फिर उन्होंने चोर निगाहों से चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा।
जाओ अब। उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए वे मुस्कराने लगे। इधर भाभीियों के चटपटे किस्से चल रहे थे, उधर भवानी देवी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। जो घूंघट उठाकर बहू की झलक देखता तारीफें करने लगता है। अम्मा खूबसूरत बहू है, गोरी नारी है, नैन नक्श अच्छे हैं, हाँ नेक दुबरी है। तो दूसरी कहती अरे अच्छो खाए है पी है तो चेत जय है। वे कैसे भी इतनी तारीफ पचा नहीं रही थी। उनकी तिलमिलाहट और बेचैनी छिपाए नहीं छुपती थी। वे अपनी लड़की को डांटते हुए जोर से बोली, मल्लो जाते भीतर दाल साग बनावे की तैयारी कर, बन जाइए कक्की, इतने जल्दी काहे मची। अब तो रोज बहू के हाथन की गर्मा गर्म रोटी खाएबे को मिली है। सुनकर ओंठ सिले नहीं बे सुनकर ओंठ सिले रही वे। उनके मन में तो बस एक ही बात सूझ रही थी कि जल्दी से ये भीड़ भाड़ तितर बितर हो और वे चैन से बैठे। तभी जयपाल अपने एक दोस्त को साथ लेकर घर आ गए। उन्हें देखते ही कस्तूरी भाभी ने चुहल करनी शुरू कर दी। आज बड़े जल्दी आ गए लालाजू, चैन नहीं पड़ी तो देख लो सूरत इनकी, सच्ची में ऐन परी सी सुंदर हैं जे। सुंदर तो हैं, जवाब दिया जयपाल के दोस्त राजन ने। भाभी नमस्ते कहकर राजन किशोरी की तरफ मुड़ा तो शोभा भाभी ने रोक दिया। पहले मुंह दिखाई दो तब देख पाओगे इन्हें। देता हूँ कहकर राजन जेब में हाथ डालने लगा। थोड़ी देर बाद नई बहू से चौका छुआने की रस्म शुरू हो गई। आंगन में चौक पूर के पूजा की तैयारियां की गई। नहाने के बाद किशोरी को चौके में ले गई रिश्ते की जिठानी सुषमा भाभी। उस दिन किशोरी से सिर्फ खीर बनवाने की रस्म अदायगी हुई। बाकी काम शोभा और सुषमा भाभी ने मिलकर संभाल लिया। दिन भर मेहमानों का खाना पीना चलता रहा। खाने के बाद जाते समय बहू के हाथ पैसे थमाए जाते और बहू से हर एक के पैर छुलाए जाते। आखिरी में भगवती बाबू ने खाना खाया और मुस्कुराकर बोले, खाना वाकई अच्छो बनो है, चलो अब रोज़ बढ़िया खाना मिली है। खाना के बाद उन्होंने 100 का नोट मल्लो के हाथों बहू के पास भिजवाया, जिसे बीच में ही झपट्टा मारकर लपक लिया सासू जी ने। बस 20 बहुत हैं कहकर उन्होंने 100 रुपये अपने ब्लाउज की जेब में ठूसे और अंटी में से 20 निकालकर बहू के पास भिजवा दिए। इन सबसे बेखबर किशोरी के मन में इस वक्त पति से मिलने की अधीरता, बेचैनी और छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। मन में आया कि सारे काम धंधे छोड़कर वह सीधे दौड़कर पति के सीने में दुबक जाए। उसके रोम रोम में प्रेम का आवेग छलक पड़ने को बेताब था। क्रमशः सबका खाना पीना निपटा। धीरे धीरे रात में आंचल फैलाया और पति का इशारा ताड़ते हुए किशोरी सीधे ऊपर वाले कमरे की तरफ मुड़ गई। तैरने के लिए उमंग, उत्साह और जोश से भरे दोनों जने चंद लम्हों में ही नदी के भीतर गहराई में उतरते गए। इस वक्त किसी को किसी की सुध नहीं रही। एकाकार आत्माएं डूबने लगी एक दूसरे में। मिलनोत्सव के इन दुर्लभ क्षणों को सुखद अनुभूति का बयान करने के लिए शब्दों का टोटा पड़ने लगा। जब कोई बांध नहीं, सीमा नहीं, शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का एक छत्र साम्राज्य हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की चाह इस वक्त एकमात्र वक्त की सच्चाई है। बाकी सब ठूंठ, आधा अधूरा और बेकार। और कोई ऐसा फीता जो किशोरी जयपाल के धड़कते सीने की नाप ले सके। कितना उन्मुक्त और कितना विस्तृत आकाश होता इस प्रेम का। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।